नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार जो है डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए मॉडल पेपर देने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि हम 8 के 8 सब्जेक्ट का कम से कम एक मॉडल पेपर तो आपको देंगे ही। मित्रों, इस मॉडल पेपर को कराने का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी लोग अवगत हो जाइए कि आपके पेपर में किस तरीके के या किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पढ़ना तो आप ही को है, क्योंकि पढ़ाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है तैयारी बढ़ेगा। और शायद आपके डीएलएड में यह काम नहीं आए, लेकिन अगर आप डीएलएड मन से कर लेते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, तो यूपी टेट और सुपर टेट में आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, न ही भारी भरकम नामी गामी कोचिंगों में पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डीएलएड करने वाले बच्चे आसानी से अपना भविष्य जो है संवार सकते हैं, मेहनत जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं विज्ञान के मॉडल पेपर की। आप सभी लोग जानते हैं 25 अंकों का ये पेपर होगा और इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न 5 रहेंगे। और इसमें जो है क्या क्या रहेगा आपको मैं बताता हूं। और इसमें अति लघुत्तरी 6 प्रश्न और 7 प्रश्न जो है लघुत्तरी के। जितने भी 25 नंबर वाले पेपर रहेंगे सबका टाइमिंग वही 1 घंटा रहने वाला है और 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरी, 7 जो है लघुत्तरी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों इसके मॉडल पेपर के बारे में। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको डीएलएड या बीएड कराना ही नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि आपको शिक्षक बनाया जाए। इसी वजह से मैं डीएलएड की क्लासेज नहीं लगातार चलाता था। मैं चाहता था कि आप सभी लोग डीएलएड के लिए अगर आप सीरीज भी पढ़ते तो वहाँ से आप बेहतर कर पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के विशेष मांग पर मैं ये चीज़ें शुरू किया हूँ। निश्चित रूप से 8-10 दिन ये चीज़ें चलेंगी, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन का लेवल दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है बल का मात्रक नहीं है। आपको किस तरीके से लिखना है पहले वीडियोज में मैं डिस्कस करता चला आ रहा हूं, उसी तरीके से आप लिखिएगा। अब मुझे हर एक वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किस तरीके से लिखना है। बल का मात्रक नहीं है। न्यूटन बल का मात्रक है, डाइन बल का मात्रक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यह भी जो है बल का मात्रक है। पास्कल जो है बल का मात्रक नहीं है। क्या है? पास्कल जो है बल का मात्रक नहीं है, यह दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों दूसरे क्वेश्चन की। तो कोशिका की खोज किसने किया था? मित्रों, कोशिका की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं किया था, फंक ने नहीं किया था। फंक जो यहाँ पे लिखा गया, इन्होंने जो है विटामिन की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किया था। आगे बात करते हैं, उभयचर जंतु है। मित्रों, उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर उसे कहते हैं जो जल और थल दोनों में रहता है। जल और थल जो दोनों में रहे उसे ही हम उभयचर कहते हैं। उभय का मतलब ही होता है दोनों। मेढक, मनुष्य, हाथी या कुत्ता। मित्रों, मेढक जो है उभयचर जंतु की श्रेणी में आता है। मनुष्य केवल और केवल थल पे रहता है, हाथी भी थल पे रहता है, कुत्ता भी थल पे रहता है। थल मतलब जमीन पर, और मेढक जो है जल और थल दोनों में रहता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से मैंने विटामिन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्यावरण की क्लासेज में बताया था। पर्यावरण की लगातार अगर आप क्लासेज ले रहे थे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर रहे थे। चलिए आगे अलग बात है, अभी मैंने पर्यावरण की क्लासेज लगातार बंद की हैं, आगे मैं इसे स्टार्ट करूँगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सभी लोगों को पता होगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। पाँचवा क्वेश्चन है द्विलिंगी जंतु है। द्विलिंगी जंतु कौन सा होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है वीवीआईपी हैं और आसानी से आप सभी लोग यह भी तैयार करिएगा। मैं नहीं कहूँगा यही आप तैयार करिए, आप सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लगभग क्वेश्चन पे नज़र जरूर मारिएगा। द्विलिंगी जंतु कौन सा है? तो केचुआ जो है द्विलिंगी की श्रेणी में आता है। अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं मित्रों। अति लघुत्तरी प्रश्न का 6वां क्वेश्चन है कि 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखो। अब इसमें अति लघुत्तरी प्रश्नों में लोग कहते हैं कि 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। अगर 30 शब्द आप नहीं लिख पाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, 30 शब्द लिखिए ही लिखिए। अगर वह क्वेश्चन का आंसर समाप्त ही हो जाता है 10 शब्द, 15 शब्द, 20 शब्द में, तो 30 शब्द जबरदस्ती का नहीं लिख पाएंगे आप। इसमें केवल कहा है 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए, तो आप यही लिख देंगे ड्रोसेरा और घटपर्डी। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। घटपर्डी जो आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्रोसेरा और घटपर्डी जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे सर ने आगे लिखा है, ये दलदली जमीन पर पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। दलदली जमीन पर ये पौधे पाए जाते हैं और यह कीटों का भक्षण जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों।
मूसला जल और अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण दीजिए। अपस्थानिक का मतलब होता है झकड़ा। इसे हम जब कक्षा 2 में थे हम तब पढ़े थे, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। आपने भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा। मूसला और अपस्थानिक या झकड़ा जड़ की दो उदाहरण आपको देना है। मूसला जड़ का मतलब होता है जिसकी जड़ केवल और केवल सीधे सीधे नीचे चली जाती है। झकड़ा जड़ का मतलब होता है इसकी जड़ें जो है इस तरीके से फैल जाती हैं, उसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ में जो है गाजल, मूली और सरसों, ये तीनों जो है मूसला जाते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं जो मूसला जड़ में आती हैं, तो आपको 2-3 भी आपको याद कर लेना है क्योंकि यह पूछा जाता है डीएलएड के एग्जाम में। अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ जिसे हम बोलते हैं गेहूं, जौ, धान, ये जो है मतलब अपस्थानिक होते हैं, अर्थात इनका जो स्थान होता है कि कोई निश्चित नहीं होता, इस तरीके से झकड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं इनके जड़। देख करके आप गेहूं को, धान के पौधों को उखाड़ करके देख लीजिएगा कि इसका जड़ जो है बहुत ही ऊपर ही रहता है और बहुत ज़्यादा जड़ इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए न्यूटन के तृतीय नियम को आपको बताना है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों को याद कर लेना है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है मित्रों? प्रथम नियम है जड़त्वता का नियम। क्या है? जड़त्वता का नियम। ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है मित्रों? न्यूटन का द्वितीय नियम है बल का नियम। बल के नियम में आप डायरेक्टली लिखिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम में F बराबर ma। हम जानते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं और इसे ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं, है ना। या आप इसे भी कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। आप यह भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको यही याद करना है कि F बराबर ma न्यूटन का द्वितीय नियम है, इसे बल का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला जड़त्वता, दूसरा बल का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या लिखा गया है यहाँ पे? सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे ही न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, जो जिस बल के कारण प्रतिक्रिया होती है उसे हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम बोलते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण में आप लिख दीजिएगा, उदाहरण है कि जैसे आप किसी नदी के अंदर नाव पे खड़े होकर के कूदते हैं, तो नाव में जितनी तेज नाव पर बल लगा करके आप नदी में कूदेंगे, ठीक उतना ही बल नाव जो है आपकी पैरों की तलहटी पर लगाएगा, तब जाकर के आप कुछ दूरी पर जाकर गिरते हैं। ठीक है। अगर नाव बल आपके तरफ न लगाए तो आप बहुत ही नज़दीक में गिर जाएंगे। इसे ही कहते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है। चलिए, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? मैंने यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब मैं हल करा रहा था, तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर में मैंने व्हाइट बोर्ड पर हल कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। तो वायरस, जो विषाणु होता है, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, न ही ये पूर्णतः सजीव है, न ही ये पूर्णतः निर्जीव है। अर्थात जो विषाणु होते हैं यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। आप एक ऐसे लिखिएगा, एक लाइन में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है या विषाणु कहा जाता है। ठीक है। आगे 10वां क्वेश्चन है कि बल का मात्रक एवं परिभाषा लिखिए। बल का मात्रक एवं परिभाषा लिख दीजिए। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, बस यही जो है बल कहलाता है। ठीक है। बल, अभी मैंने बताया कि F, बल को जो है F मतलब फोर्स कहते हैं, F बराबर होता है ma। क्या होता है? ma। ठीक है। m का मतलब क्या होता है? मास। a का मतलब क्या होता है भाई? एक्सीलरेटर। क्या कहते हैं उसे? त्वरण को क्या कहते हैं? हमें अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन ए को जो है त्वरण बोलते हैं, मुझे इतना पता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन कहा जाता है। ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना। तो बल का मात्रक एवं परिभाषा लिखने के लिए आपको अतिलघुत्तरी में आ सकता है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं परमाणु किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन। परमाणु किसे कहते हैं? तो बेसिकली आप कक्षा 11वीं में अगर केमिस्ट्री लिए होंगे तो आपके सर आपसे खड़ा करा करके, आप जब पहली बार आप विद्यालय में गए होंगे तो आपके गुरुजी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अकार्बनिक रसायन, वो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, चलो बेटा बताओ परमाणु किसे कहते हैं। उस समय आपको परमाणु नहीं आता रहता है। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इस बात को मैंने भी रटा था, आप भी रट सकते हैं, है ना। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कैसे क्या होता है, बस इतना जानिए परमाणु किसी कण का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है। चलिए, अतिलघुत्तरी प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है।
5 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी, 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी। लघुत्तरी प्रश्न कितने आते हैं? 7 प्रश्न आते हैं। आपको लघुत्तरी प्रश्नों में थोड़ा सा लिखने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। क्या दिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन है सजीवों के 4 लक्षण बताइए। अब सजीवों के 4 लक्षण आप लिखिएगा। एक बच्ची ने कहा कि सर आप जो है जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा सा लिख दिया करिए। देखिए मैं आपके लिए जितना कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं अपने लेवल से बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूं, है ना। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इतना कुछ आपके लिए कर रहा हूं, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कर रहा हूं। लेकिन अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है। सजीवों के 4 लक्षण बताइए। सजीवों के 4 लक्षण आप कैसे लिखेंगे? मैं आपको बता रहा हूं ना, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। सजीवों के उत्तर में लिखिएगा सजीवों के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या क्या? सबसे पहला हेडिंग डालिएगा वृद्धि। वृद्धि। उसके बाद इसमें वृद्धि में लिखिएगा सजीवों में वृद्धि होती है, बस इतना ही लिखिए। उसके बाद लिखिए जनन। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालिए जनन। जनन में लिखिए सजनन होता है ना, अर्थात यह जो है अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तीसरा लिखिएगा शोषण। शोषण में हेडिंग डाल करके आगे लिखिएगा सजीव जो है शोषण जरूर करते हैं, बिना शोषण के कोई सजीव जो है जीवन यापन नहीं कर सकता है। चौथा लिखिएगा भोजन। सजीव जो है भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वो मनुष्य हो, भोजन उन्हें जरूर चाहिए, क्योंकि सजीवों को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इतना आप लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके लिए यमकेएस पद्धति क्या है? यमकेएस पद्धति क्या है? आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर था भौतिक मापन, है ना, तो आप उसे जरूर पढ़े होंगे। तो यमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली पद्धति में द्रव्यमान और समय मापने की एक पद्धति है, जिसके तहत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बस इतना ही आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इतना ही आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें कुछ समस्या ही नहीं है। जहाँ पे लिखना जरूरी हो जाए, क्वेश्चन ही ना समाप्त हो, वहाँ पे आपको लिखना है। जहाँ पे लिखना जरूरी ही ना हो, वहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है पदार्थों को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, स्पष्ट कीजिए। वीवीआईपी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वीवीआईपी हैं, तो पदार्थों को कितनी अवस्थाएं में बांटा गया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थों को आकृति एवं आकार के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? ठोस है, द्रव है, गैस है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। ठोस में क्या होता है? इसके जो कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, देखिएगा इनके बीच के जो कण होते हैं, मैंने ये चित्र भी बनवा दिया है। इस चित्र को आप भी बना सकते हैं। परीक्षा में अगर आप चित्र बना देते हैं थोड़ा सा, तो आपको जो है नंबर थोड़ा सा अच्छा मिलता है। लोग जानेंगे, मतलब टीचर भी समझेगा कि आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। अंतराणविक बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसे ही आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं। कणों के बीच अंतराणविक बल को ही कणों के बीच आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं, और यही अंतराणविक बल जो है ठोसों में बहुत ज़्यादा होता है। द्रव की बात करें मित्रों, द्रव में जो है ठोसों की तुलना में कम होता है। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इनका तो आयतन निश्चित है 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आप बाल्टी में डाल देंगे बाल्टी वाला आकार ले लेगा, जमीन पे फेंक देंगे तो यह जो है समतली वाला आकार ले लेगा। तो यह द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहा जाता है। और एक चीज़ और लिख दीजिएगा, इसमें जो है इसके कण जो है ठोस की तुलना में थोड़ी दूर दूर रहते हैं। कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होता है। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं गैस। गैस में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है वह गैस कहलाते हैं। इसका ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसे आप वायुमंडल में छोड़ देंगे तो बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अर्थात इतना कह सकते हैं कि गैसों में जो है इसके जो कण होते हैं वो उनके अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ही शून्य होता है, बहुत ही कम होता है ना। ठोस द्रव गैस में आप इतना लिख दीजिए कि इनके बल जो है लगभग शून्य के बराबर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मरुद्भिद पौधे की 3 विशेषताएं लिखिए। मरुद्भिद का मतलब क्या है? जो मरुस्थल में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे पौधे की 3 विशेषताएं क्या होती है? मरुस्थल में अगर कोई पौधा उत्पन्न होता है, समझ लीजिए वो बेहया पौधा है। बेहया का मतलब है उसमें जो है पानी की ज़रूरत नहीं है, न ही उसे, मतलब बिल्कुल शुष्क वातावरण में जो पौधा उत्पन्न हो जाए, जो सूखने के बाद भी अपना हरा भरा बना रहे, वही होता है मरुद्भिद पौधा। मरुद्भिद पौधे की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी? सबसे पहला है मरुद्भिद पौधे में शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। आगे लिखिएगा
इनकी जड़ें पानी की खोज में जमीन के नीचे तक विकसित हो जाती हैं। पानी की खोज में इनकी जड़ें जाती हैं, कहीं से पानी का स्रोत मिल जाए तो अपना जीवन यापन करती रहती हैं। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो, इसलिए इनकी पत्तियां नुकीली या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से अवगत हो जाइएगा, पढ़ लीजिएगा वाष्पोत्सर्जन को अच्छी तरीके से। सबसे पहला क्या है, इनमें जो है शुष्क वातावरण में पाई जाती हैं। दूसरा है इनकी जड़ें पानी की खोज में अधिक नीचे तक विकसित हो जाती हैं। और वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसकी वजह से इनकी पत्तियां नुकीली और कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। नागफनी होने के पौधे को आप सभी लोग जानते हैं, नागफनी को क्या कहते हैं? नागफनी को जो है कैक्टस बोला जाता है। और हमारे यहाँ आप भी नागफनी का पौधा देखे होंगे, कोई ऐसा बात नहीं है नागफनी नहीं देखे हैं, नागफनी आप देखे होंगे। रसकस, बबूल, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है मरुद्भिद पौधे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मूसला जड़ों के प्रकार को स्पष्ट करिए। अभी मैंने बताया था मूसला जड़ क्या होता है, तो अगर लघुत्तरी में पूछ ले तो आप इसी तरीके से लिखिएगा। संचित खाद्य पदार्थ के कारण एवं परिवेश के प्रकृति के अनुकूल के कारण मूसला जड़ निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, शंकुरूप जड़, कुंभीरूपी जड़, तर्करूप जड़, गांठदार जड़, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा इन चीज़ें। देखिए जो मूसला जड़ है, जकड़ा जड़ है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं और सीरीज में आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, तो आप पढ़िएगा, निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है, तो शंकुरूप जड़ किसका होता है? गाजर का होता है। कुंभीरूपी जड़ किसका होता है? सलजम का होता है। तर्क रूप जड़ किसका होता है? मूली का होता है। और गांठदार जड़ जो है शकरकंद का होता है। लेकिन ये जो जड़ होते हैं ये मूसला जड़ के ही उदाहरण होते हैं। तो मूसला जड़ के बारे में विशेषता आपसे पूछा जाए तो मूसला जड़ के प्रकार के बारे में लिखना है और मूसला जड़ क्या होता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको देता हूं गृह कार्य के लिए। और गृह कार्य क्यों इसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये वीवीआईपी है और आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सीरीज से रट लीजिएगा और कई बार लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा। पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है। तो पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाना आप समझ लीजिए और पुष्प के विभिन्न भागों का क्या कार्य है, कैसे है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जब करा रहा था तो उसमें जो है पुष्प के बारे में थोड़ी सी मैंने चर्चा किया था, लेकिन आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है ना। पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बना करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है। और 18वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है। यह क्वेश्चन है गति किसे कहते हैं एवं गति के कितने नियम है, आपको लिखना है। मित्रों गति किसे कहते हैं यह भी आपको लिखना है, आप पढ़ लीजिएगा गति किसे कहते हैं। और गति के 3 नियम हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहला नियम क्या है, v बराबर क्या होता है, u + at, गति का प्रथम नियम है, आप सभी लोग जानते ही होंगे इसे। और दूसरा नियम क्या है गति का, s बराबर ut + ½ at², है ना, जानते कि नहीं जानते? हाँ जानते हैं। और तीसरा नियम है v² बराबर u² + 2as, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। v क्या है, v जो है अंतिम चाल है या अंतिम वेग, अंतिम चाल है, चाल है। u जो है प्रारंभिक चाल है ना, वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, चाल नहीं, वेग कहते हैं। u जो है प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग है, a जो है त्वरण है, t जो है टाइम है, समय है, s जो है दूरी है। और हाँ बस इतना ही तो आ रहा है ना, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, बस इतने के बारे में आप जानिए। u जो है प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग है, a जो है त्वरण है, t जो है समय है, s जो है दूरी है। गति किसे कहते हो, गति के नियम में आपको लिखना है। गति की परिभाषा आप सबसे पहले लिख दीजिए कि गति किसे कहते हैं, बताइएगा अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में बताइए गति किसे कहते हैं। अच्छा एक चीज़, एक बच्चा कह रहा है अगर सर हम परिभाषा भूल जाते हैं और गति को अपने अनुसार परिभाषित कर देंगे, क्या गलत हो जाएगा का? जी बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अगर आप अपने अनुसार गति की परिभाषा लिखते हैं, और गति की परिभाषा बेसिकली सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गति लिख रहे हैं और लिख दीजिए बल, तब तो गलत हो जाएगा। गति की परिभाषा अपने अनुसार लिखिए, लेकिन सही लिखिए तो आपको नंबर मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरीज का ही लिखिए या रटा रटाया छपा छपाया लिखिए। गति की परिभाषा लिखने के बाद आप इन तीनों के लिखिएगा। गति के 3 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम v बराबर u + at, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, ठीक है। उसके बाद गति का द्वितीय नियम s बराबर ut + ½ at², जहाँ s दूरी, u अंतिम वेग, t समय, a त्वरण है। गति का तृतीय नियम v² बराबर u² + 2as,
जहाँ पर V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण और S दूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं 18वां क्वेश्चन आपको दिया हूं। जो क्वेश्चन मैं आपको कहा हूं पढ़ने के लिए निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चनों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। और आप और अन्य भी सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यह वीडियो कैसी लगी, आपके लिए मेहनत कराया जा रहा है, किया जा रहा है निशांत ज्ञान की तरफ से। आप 2 शब्द लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हम बेहतर कर पा रहे हैं, है ना। और जो कुछ भी आपको समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये चीज़ें जो है, एक बच्चा कह रहा था कि आप टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप यही लिखिएगा नितिन सर, है ना, नितिन सर फॉर यू। आप लिखेंगे तो निशांत ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, है ना। और आपके लिए 8 के 8 पेपर कराया जाएगा। 3 पेपर कराया जा चुका है, चौथा पेपर ये है। उसके बाद 4 पेपर और बचेंगे, उसको भी मैं कराऊंगा। एक बार आपको दिखा दूंगा कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ। मैं आपको बताया हूँ कि यूपी टेट के लिए पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, तो करवाऊंगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।